6 अगस्त 1945 के सुबह लगभग 7 बजे जापानी सेना को रेडर पर एक अमरीकी जहाज दिखा। माहौल गंभीर हो गया। सारे रेडियो प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए और हाई अलर्ट लागू कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये उस दौर की बात है जब दूसरे विश्व युद्ध की वजह से जापान की हालत काफी ज्यादा खराब थी। खाने को सामान नहीं था, गाड़ियों में भरवाने के लिए पेट्रोल नहीं था। दोस्तों, डीजल भी इतना महंगा हो गया था कि जब पहली बार 6 अगस्त 1945 के सुबह 7 बजे एक अमेरिकी विमान जापान के ऊपर मंडराने लगा, फिर भी उसे रोकने के लिए जापान की तरफ से कोई भी फाइटर जेट नहीं भेजा गया, क्योंकि पेट्रोल की किल्लत थी। दोस्तों, जापान के हालत उस वक्त इतने खराब थे कि पेट्रोल तो पेट्रोल, साथ में जापान के पास खाने की सामग्रियां जैसे कि दूध, अंडे, चाय, कॉफी बिल्कुल भी नहीं थे। ये वो समय था जब जापान भूखा था, निराश था। सड़कों पर सिर्फ पैदल लोग ही चलते नजर आ रहे थे। पेट्रोल महंगा होने के कारण गाड़ियां ठप हो गई थी। दोस्तों, अमेरिकी विमान जापान में 6 अगस्त 1945 के सुबह 7 बजे जापान की सीमाओं में एंटर करता है और 8 बजे वापस अमेरिका की तरफ मुंह मोड़ लेता है। ऐसा होते हुए देखकर जापानी सेना को लगता है कि जहाज सिर्फ जापान की स्थिति देखने आया था। वापस से रेडियो कार्यक्रम शुरू कर दिए जाते हैं और चेतावनी सायरन बंद कर दिया जाता है। पर दोस्तों, सच्चाई इससे बेहद ही डरावनी थी। वो जहाज सिर्फ जापान की स्थिति देखने तो बिल्कुल भी नहीं आया था। दोस्तों, इस विमान के पायलट ने पीछे आते हुए विमानों को एक कोड मैसेज भेजा, जो कि था ऑल वेल। दोस्तों, यही वो मैसेज था जिसने जापान की तबाही तय कर दी थी, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे जाने वाले थे, लाखों घायल होने वाले थे। दोस्तों, घड़ी में बजे थे सुबह के 8। जापान ने रेड अलर्ट बंद कर दिया था। कुछ मिनट बीते ही थे कि तभी जापान के रेडर में एक और अमेरिकी जहाज दिखाई देता है, जिसका नाम एनोला गे B-29 बॉम्बर था और जिसे उड़ा रहे थे कर्नल पॉल टिबेट्स। दोस्तों, जहाज में सवार कर्नल पॉल टिबेट्स इंटरकॉम पर घोषणा करते हैं, अपने गॉगल्स लगा लीजिए। दोस्तों, लगभग सुबह के 8:13 पर एनोला गे के बम्बार्डियर मेजर टॉमस फियर बी के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिबेट्स का संदेश सुनाई दिया, इट इज ऑल योर्स। दोस्तों, फियर बी को जैसे ही अपना लक्ष्य आईओई ब्रिज दिखाई दिया, वो चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। दोस्तों, ठीक 8:15 पर एनोला गे से लगभग 31,000 फीट की ऊंचाई से एक 9,700 पाउंड वजनी विस्फोटक जापान के शहर हिरोशिमा पर नाक के बल गिरा। दोस्तों, ये विस्फोटक कोई सामान्य विस्फोटक नहीं, बल्कि एक एटम बम था। और ये पहली बार था जब लोगों ने एटम बम और उसके जानलेवा असर को देखा। दोस्तों, क्रेग कॉली अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट एंड द अननोइंग में लिखते हैं कि इस एटम बम की शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर था और जब ये फटा तो तापमान लगभग 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा और आसमान में उड़ रहे विमानों के पायलट ने एक बड़ा सा आग का गोला बनता देखा, मानो एक नया सूरज हिरोशिमा शहर के ऊपर जन्म ले रहा हो। शहर के ऊपर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर हर एक चीज गायब हो गई। शहर के साथ कुछ ऐसा हुआ जैसा गर्म तवे पर पानी की बूंद के साथ होता है। एक पल में ही सब कुछ भाप में बदलकर हवा में उड़ गया। विस्फोट का असर इतना ज्यादा भयानक था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाली सारी इमारतों के कांच चकनाचूर हो गए। पूरे शहर हिरोशिमा की लगभग 2/3 इमारतें ध्वस्त हो गई। शहर के कई किलोमीटर आग के तूफान में जलने लगे। सिर्फ एक झटके में ही हिरोशिमा के कुल 2,50,000 आबादी का 30% आबादी
यानी कि 80,000 लोग मौत के साए में चले गए। दोस्तों, जब इनोला गे जहाज के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल गनर बॉब कायरन ने अपना कैमरा उठाकर हिरोशिमा की तबाही की तस्वीरें लेने की कोशिश करने लगे, तब उन्हें नीचे देखने को मिला बैगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का उठता हुआ एक रेला, जो लगभग 3000 फीट तक उठा और मानो कि उसने एक मशरूम की शक्ल ले ली। दोस्तों, इनोला गे के सह पायलट ने अपने लॉग बुक में लिखा, ओ माय गॉड, व्हाट वी हैव डन। दोस्तों, इनोला गे की वेपनियर विलियम पार्सन्स ने कोड संदेश भेजा, परिणाम सफल, विमान में हालात सामान्य। दोस्तों, हवा में तैरती विमान पर बैठकर ये नजारा जितना भयंकर लग रहा था, उससे कई गुना ज्यादा भयंकर और दर्दनाक हालात थे पीड़ितों के, जिनकी इस विस्फोट में मौत नहीं हुई थी। दोस्तों, डेड मशरूम के नीचे हर जगह लाशें बिखरी हुई थी, ऐसी लाशें जिनकी मांस और हड्डी अलग अलग बिखरी हुई थी। दोस्तों, इस धमाके में बच जाना इस धमाके में मारे जाने से भी ज्यादा बुरा था। दोस्तों, सुतोमो यामागुची, जो कि दोनों एटम बम के धमाके से जीवित बचने में कामयाब रहे, उन्होंने बताया कि वो जब हिरोशिमा में थे तो उन्हें विमान से एक छोटी काली वस्तु नीचे आते हुए दिखी। अगले ही पल तेज रोशनी उनकी आंखों में चुभने लगी। रोशनी ऐसी थी मानो सूरज धरती पर आकर फट गया हो। उन्होंने बताया कि ये बम धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि उनका शरीर शून्य हो गया। उनके शरीर ने रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया था। तेज रोशनी से बचने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जमीन पर गिर गए। तभी उनके नीचे की धरती हिली और वो करीब आधा मीटर ऊपर उछले और वापस से जमीन पर गिर गए। कुछ समय के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों के सामने तेज अंधेरा छा गया। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि बहुत तेज दिन के बाद एकदम से अंधेरा छा जाए। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बाएं तरफ की बाहें और चेहरे पर बहुत भयानक गर्मी हो रही है। उन्हें उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई। उनके आंख के सामने सब धुंधलापन छाने लगा और वो बेहोश होने लगे। कुछ चीजें वो अभी भी देख पा रहे थे। वो बताते हैं कि उन्होंने एक पेड़ देखा जिसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थी और वो अपने शरीर की पूरी ऊर्जा को उस पेड़ तक जाने के लिए लगाने लगे। पेड़ के नीचे पहुंचने पर उन्हें महसूस हुआ कि उनका गला बुरी तरह से सूख गया है। वो पानी की एक बूंद के लिए तरसने लगे। दोस्तों, जब उन्होंने अपने जले हुए चेहरे को छुआ तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका चेहरा पिघल के उनके आ रहा है। दोस्तों, ये कहानी शायद आपको भयानक लग रही हो, पर सच्चाई तो ये है कि इससे भी भयानक चीजें और लोगों के साथ हुई जो कि इस विस्फोट से जिंदा बच गए थे। दोस्तों, शहर के पूर्वी इलाके में एक ट्रेन हिरोशिमा की तरफ बढ़ रही थी। सैनिकों ने उसे रोका, इंजन को डिब्बे से अलग किया, सारे पैसेंजर्स को उतारा और फिर वो इंजन को लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों, वो बहुत आगे नहीं जा पाए क्योंकि रेलवे लाइन धमाके से पीड़ित हुए लोगों से भरी हुई थी जो शहर छोड़कर बाहर जाना चाहते थे। दोस्तों, विक्टिम्स बताते हैं कि उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटक आई थी और कुछ लोगों की बाहें इस तरह से झूल रही थी जैसे दीवार पर लगा हुआ आधा फटा पोस्टर झुलता है। कुछ लोग के मुंह से झांकदार खून निकल रहा था तो कोई खून की उल्टियां कर रहे थे, तो कुछ रेंगते हुए बस पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। दोस्तों, ये खतरनाक मंजर इस पर ही नहीं थमा। बम के विस्फोट से बने बादलों की वजह से हिरोशिमा पर एसिड रेन होने लगा, जिनमें रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा थी और ये बारिश में बरसाने वाला पानी नहीं था बल्कि एक कला तत्व था जो कि वास्तव में गिरिश की तरह मालूम पड़ रहा था। दोस्तों, इस बारिश में भीगने वाले लोगों की जिंदगी बेहद ही दर्दनाक थी। उन्हें अलग अलग प्रकार की स्किन डिजीज से जूझना पड़ा, जिनके कारण कुछ की मौत तो कुछ ही साल में हो गई और कुछ की कुछ समय बाद। पर दोस्तों, वो बेहद ही बुरी मौत मरे।
जो पीड़ित जीवित बचे उनमें से कुछ की चमड़ी जिंदा रहते ही सड़ने लगी। दोस्तों, एटम बम केवल मानव के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक खतरा है। इसीलिए कभी भी कोई देश ऐसे दूसरे देश से नहीं भिड़ना चाहते जिसके पास एटम बम हो। तो आज के इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा कभी विश्व के किसी भी हिस्से को ऐसी दर्दनाक मंजर का सामना ना करना पड़े। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।